तो हम आज शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी होंगी जो केमिकल बॉन्डिंग के फाउंडेशन को रेडी करें, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग के रिगार्डिंग अच्छी हो। तो हम केमिस्ट्री स्टूडेंट से जनरली एक ही सवाल पूछा जाता है, ये बेसिक सा सवाल है कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर होता है कि हम केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ते हैं। फिर आता है सवाल कि ठीक है रिएक्शंस पढ़ते हैं, ये रिएक्शन होती क्या है, कैसे होती है, रिएक्शन से हमारी क्या समझ है। तो हम कहेंगे कि रिएक्शंस होती है बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना, मतलब बॉन्ड रिएक्शंस में बॉन्ड बनते हैं और कुछ बॉन्ड टूटते हैं, ये रिएक्शंस होते हैं। फिर आती है कि बॉन्ड क्या होते हैं, हमें बॉन्ड जान समझनी होगी तब हम समझ पाएंगे रिएक्शंस को। तो हमें सबसे पहले जो डील करना होगा वो बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज फॉर्म बॉन्ड। जैसे हमारा हमारा अर्थ के साथ इंट्रैक्शन है, वो भी एक बॉन्ड हुआ, हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। हमारा अपने दोस्त के साथ इंट्रैक्शन हुआ, उससे भी हम कहेंगे हम दोनों के बीच एक बॉन्ड है। हमारा अपने फैमिली के साथ इंट्रैक्शन है, वहाँ भी एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जहाँ भी दो एंटिटीज़ का इंट्रैक्शन होगा वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हम केमिस्ट्री में उस बॉन्ड को तो डील करेंगे नहीं, तो हमें डील करना होगा केमिकल बॉन्ड। तो समझना होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो मैंने बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज़, अगर वो दो एंटिटीज़ केमिकल स्पीसीज हो जाए, मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर केमिकल एंटिटीज़, नॉट टू और मोर केमिकल एंटिटीज़, देन दे फॉर्म बॉन्ड। तो हम समझ गए कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन समझ गए। अब हमने इस केमिकल बॉन्ड को क्लासीफाई किया है डिफरेंट पैरामीटर पे। जैसे हमने इसको क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ वी हैव आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वी कैन से दैट आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। सो हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। हम स्टडी मेन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को, हमारा अभी का टॉपिक रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, बता दें आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो हमारे इंटायर केमिस्ट्री में अराउंड 95% केमिस्ट्री कोवेलेंट बॉन्ड पे टिकी है, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो हम शुरू करते हैं कोवेलेंट केमिस्ट्री से कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो हम शुरू करेंगे कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हमें समझना होगा कि हमारा पहला टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड, कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम किसी से पूछे कि कोवेलेंट से आप क्या समझते हैं, तो बहुतों की बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। किन्हीं का कहना होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग से बनता है। किसी स्टूडेंट का कहना होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका अगर आपस में शेयर करें तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये डेफिनेशन सही है, बट ये नैरो है। कंप्लीट अगर हम एडवांस लेवल पे कहें तो ये प्रॉपर नहीं है, ये नैरो डेफिनेशन है। अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझ सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी, कैसे भी और कभी भी अगर दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एग्जांपल लेकर के। मान लिए ये एक एटम ए है, इसका कोई ऑर्बिटल हुआ, ये एटम बी है, इसका कोई एक ऑर्बिटल हुआ। ये दोनों ऑर्बिटल अगर आपस में पास आना शुरू कर दें तो हम कह सकते हैं कि कोवेलेंसी शुरू हो गई है। तो हम यहाँ कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया है। जैसे दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने गौर करी होगी मेरी बातों से कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड को समझा रहे थे तो हमने एक बात पे फोकस किया कि द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओनली द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई हैव नॉट कंसिडर्ड द इलेक्ट्रॉन। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों के ऑर्बिटल आपस में पास आ रहे हैं, तो हो सकता है ए में एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हम कोवेलेंट को यही समझते हैं कि कहीं भी अगर ऑर्बिटल का ओवरलैप हो रहा है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है ए में एक इलेक्ट्रॉन हो, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ए में हो और एक इलेक्ट्रॉन बी में हो, इसे भी हम कहेंगे कि ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। ये भी पॉसिबल है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए का ही हो और बी वैकेंट हो, बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, इसको भी हम कोवेलेंट बॉन्ड से ही समझेंगे। ये भी पॉसिबल है कि ए में भी एक इलेक्ट्रॉन ना हो, एक भी ना हो, बी में भी एक ना हो, कोई तीसरा सी ऑर्बिटल आ जाए, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो। तो कई तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कई तरह के हो सकते हैं। तो
हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें हम सारे बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं, बेसिक अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉन्डिंग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इसे हम क्या कहेंगे, 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे हम 2 सेंटर 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको कहेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, इसको कहेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये तो हुई हमारी कोवेलेंट बॉन्ड। हमने कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा की, लेकिन हम कोवेलेंट बॉन्ड तो तब समझेंगे ना जब हम पहले ऑर्बिटल समझें, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो तब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ऑर्बिटल ओवरलैप करें उससे पहले हमें ऑर्बिटल को समझना होगा, पहले हमें ऑर्बिटल की स्टडी करनी होगी। ऑर्बिटल को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक आता है ऑर्बिटल थियरी। ऑर्बिटल थियरी से हम ऑर्बिटल को समझेंगे। अच्छा ठीक है, ऑर्बिटल थियरी से आप क्या समझते हैं, मैं बताता हूँ। ऑर्बिटल थियरी में बेसिकली वी स्टडी अबाउट द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल थियरी में ऑर्बिटल की स्टडी करते हैं। हमें क्या क्या ऑर्बिटल के बारे में पढ़नी है, हमें पढ़नी है एस ऑर्बिटल के बारे में, हमें पढ़नी है पी ऑर्बिटल के बारे में, हमें पढ़नी है डी ऑर्बिटल के बारे में, और हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है एफ ऑर्बिटल के बारे में। हमें इनके बारे में ऑर्बिटल थियरी में हमको इनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारा एक सवाल आता है कि आप एस ऑर्बिटल से क्या समझते हैं। हम जनरली, अच्छा आप कुछ और क्लियर कर दें, ऑर्बिटल थियरी में ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल की स्टडी में एस पी ही नहीं होती है। एस ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल की स्टडी में ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, ऑर्बिटल की एनर्जी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनके लिए हमारे पास एक अलग केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं क्वांटम केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनमें हम इनकी वेव नंबर क्वांटम के बारे में डील करेंगे। यहाँ पे हम डील करेंगे इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की। ऑर्बिटल थियरी में हम इनकी बात करेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, वो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी। ये केमिकल, हम ऑर्बिटल थियरी में ऑर्बिटल की स्टडी करेंगे, ऑर्बिटल की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे जो हमारी बॉन्डिंग में यूज होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस ऑर्बिटल से लेकर के, कि एस ऑर्बिटल से हम क्या समझते हैं। तो सब कोई जानता है कि एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल होता है। ये ठीक है, स्फेरिकल होता है, लेकिन स्फेरिकल होने से क्या कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आता है, एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल होने से क्या चेंजेज आते हैं, हमको ये समझना होगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ये कॉमन चीज़ है, लेकिन उसके स्फेरिकल होने से क्या चेंजेज आता है आपको जान के आश्चर्य होगा। एस ऑर्बिटल एक केमिकल होने से केमिस्ट्री में कमाल हो जाता है, कमाल हो जाएगा जब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। तो इसकी जो शेप होती है वो हम कहेंगे स्फेरिकल होता है, और इस स्फेरिकल शेप के चलते एस ऑर्बिटल ने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया मैं आपको बताता हूँ एस ऑर्बिटल के स्फेरिकल होने से क्या कमाल हुआ। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, ठीक है, होता है। स्फेरिकल होने से क्या होता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालते हैं तो इसके स्फेरिकल होने से क्या होता है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्फेरिकल शेप है तो, और दुनिया में अगर कहीं भी स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है तो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्फीयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक स्फीयर है, उसके हम कहीं भी जाएं आर डिस्टेंस पे, सारा आर रेडियस इक्वल होता है, तो सारा आर डिस्टेंस, सारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर एक जगह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है। तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, मैक्सिमम इज हाईएस्ट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस होगा, और इस हाईएस्ट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इस मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स स्फेरिकल होने के चलते मैक्सिमम अट्रैक्शन हुआ, और इस मैक्सिमम अट्रैक्शन ने हमारी केमिस्ट्री की दशा और दिशा को बदल दिया। मैं समझाता हूँ कैसे। इन्हीं के कॉन्सिक्वेंस, अगर आपने कभी पढ़ा होगा
कि हमारे सेल का एक्सपेंशन हुआ, देखते हैं ऑर्बिटल का एक्सपेंशन हुआ, कहीं देखते हैं कि सब सेल की डिजेनरेसी लॉस हो गई। ये सारा इसी का कंसिक्वेंस है। और यहीं से हमारे केमिस्ट्री में दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दो हमारे केमिस्ट्री के पिलर जिनमें हमारी बॉन्डिंग टिकी हुई है, जिनका हम बहुत यूज़ करेंगे आगे, आपने सुना होगा पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग, इन दो कंसेप्ट का जन्म हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बारे में हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।